एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 26 मार्च 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में डेली की करंट अफेयर पीडीएफ आंसर की के साथ और साथ में स्टैटिक जीके डेटा के साथ अपलोड होती है। तो आप इसे डाउनलोड करना वहां से ना भूला करिए। इसके अलावा ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था वो ये था कि अलकनंदा नदी पिंडर नदी से जहां पर मिलती है, इस जगह को किस नाम से जाना जाता है। तो दरअसल इस जगह को कर्णप्रयाग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी जगह है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आकर मिलती हैं। तो इसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। तो ये दोनों जगह आपको ध्यान रखनी होगी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा अभी हाल ही में पहली जनरल बॉडी मीटिंग नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट की आयोजित करी गई कौन से शहर में? तो अभी हाल ही में भारत में पहली बार नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट की मीटिंग आयोजित करी गई नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। और इसका मेन उद्देश्य है, जैसा कि कोस्टल मैनेजमेंट की ये मीटिंग है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि भारत का जितना भी तटीय वाला हिस्सा है, मतलब कोस्टल रीजन है, उन सब में स्पेशल साफ सफाई रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज की डेट में जो पर्यटन है वो लगातार सी साइड पर बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कूड़ा कचरा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप कभी भी किसी भी सी शोर में जाएंगे, वहां पर अमूमन आपको प्लास्टिक बहुत ज्यादा तादाद में पड़ी हुई दिखाई देगी। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे तटीय हिस्से हैं उन सभी को साफ करना। तभी आसपास में जितना भी एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो हेल्दी रहेगा। अदरवाइज इकोसिस्टम जब भी हार्म होता है तो इंसान भी उसके पीछे बच नहीं पाता है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उन सबकी क्लीनलीनेस। अगर एनसीएससीएम की हम बात करें, मतलब नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट की बात करें, तो इस बोर्ड की स्थापना साल 2011 में करी गई थी इसी उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और इसका मेन उद्देश्य यह है कि ये इंडियन आर्मी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स बनाने में मदद करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स का सीधा सा असर पड़ेगा ग्रीन एनर्जी के ऊपर। मतलब या फिर आप ये बोल सकते हो कि आने वाले टाइम में जो इंडियन आर्मी है, चाहे हमारी एयरफोर्स विंग हो, चाहे नेवी विंग हो, चाहे आर्मी विंग हो, और चाहे कोस्ट गार्ड विंग हो, ये सारी स्विच कर रही हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर। सोलर पैनल्स के ऊपर काम करेंगे, विंड एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए एनटीपीसी ने अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है। मतलब आप सीधे से ये समझ लो कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडियन आर्मी को प्रोजेक्ट बनाने में यहाँ पर मदद कर रही है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए मिशन लाइफस्टाइल लॉन्च किया है? यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा गया है, LIFE। LIFE का यहाँ पर मतलब क्या है? तो दरअसल इसका मेन उद्देश्य है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यहाँ पर LI का मतलब है लाइफस्टाइल, F फॉर और E फॉर एनवायरनमेंट। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये है इसका मेन उद्देश्य। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। हिमांता बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया है। अब देखिए इसके अंदर किया क्या जाएगा। पूरे आसाम के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कैंपेन चलाया जाएगा कि एनर्जी को हम सेव करें। साथ में जो ई वेस्ट है उसको भी सही जगह पर ही दें। ई वेस्ट को इधर उधर मत फेंके। ई वेस्ट का मतलब आप समझते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, जैसे कि मोबाइल आपका खराब हो गया या लैपटॉप खराब हो गया, चार्जर खराब हो गया, तो ये ई वेस्ट कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अगर आप सही जगह पर देते हैं तो वो भी रिसाइकल हो जाता है। आप उसे अगर इधर उधर फेंक रहे हैं, तो आपको अगर लग रहा है कि केवल पॉलीथिन या बॉटल फेंकने से ही पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके की प्लास्टिक को अगर आप इधर उधर फेंक रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो ही रहा है। तो
ई वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए यहाँ पर मेन ये कैंपेन चलाया जा रहा है। और आसाम में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है गुलाब चंद्र कटारी। क्या नाम है? गुलाब चंद्र कटारी। आसाम के कई बार फोक डांस आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांस है। एक बिहू तो सबको ही पता है, ठीक है। एक यहाँ पर चलता है बिछुआ, क्या बोलते हैं? बिछुआ। एक यहाँ पर चलता है खेल घपल, क्या बोलते हैं? खेल घपल। वैसे कल जो मैंने स्टैटिक जीके का बैच स्टार्ट किया है अकेडमी पर, वहां पर मैंने फोक डांस से ही शुरुआत करी है। इसके अलावा एक यहाँ पर चलता है, इसको बोलते हैं तबल चोंगली। क्या बोलते हैं? तबल चोंगली। ये सब नाच पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर वन वर्ल्ड टीबी समिट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये अभी पिछले ही साल बनाकर तैयार किया गया है वाराणसी में। और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो यहाँ पर वन वर्ल्ड टीबी समिट अभी हाल ही में आयोजित किया गया। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना चाहती है। तो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि हम पोलियो से पूरी तरीके से छुटकारा पा चुके हैं, उसी तरीके से अब बारी है टीबी से छुटकारा पाने की। और इसके लिए क्या क्या योजनाएं भारत सरकार चला रही है, ये सारी चीजें यहाँ पर लॉन्च करी गई हैं। और पूरे 30 देशों ने यहाँ पर इसको अटेंड किया है, मतलब 30 कंट्रीज के ब्यूरोक्रेट्स ने और डेलीगेट्स ने इसको यहाँ पर टाइमलाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है भारत का जिसने अभी हाल ही में टॉप किया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में? हर साल क्यूएस के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि दुनिया भर में शिक्षा के मामले में कौन से सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो अगर बात करें तो इस बार भारत में टॉप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे, आपको बता दूं पिछले साल आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे था, इस साल आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे है। तो ये तो बात हो गई भारत में, लेकिन आईआईटी बॉम्बे की अगर बात करें ग्लोबली, तो ग्लोबल रैंक है इसकी 47, 47वीं रैंक। अब थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में किसने टॉप किया है, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एमआईटी ने टॉप किया है, अमेरिका की। इसे बोलते हैं मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है, और तीसरे नंबर पे रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये टॉप 3 हैं। अब अगर बात करी जाए सोशल साइंस की, या हम बात करें आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज की, या अगर हम बात करें नेचुरल साइंसेस की, या फिर लाइफ साइंस और मेडिसिन, इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग एक ही यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, और ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। खैर पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दी है, तो जो आज के करंट अफेयर की पीडीएफ है वो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 की एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की दूसरी मीटिंग कहां पर आयोजित करी जा रही है? 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक 3 दिवसीय ये मीटिंग कहां पर आयोजित करी जा रही है? तो इस बार एनवायरमेंट को लेकर ये दूसरी G20 की मीटिंग गुजरात के गांधीनगर में आयोजित करी जा रही है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो 2023 में जितनी भी मीटिंग है G20 की, वो सब भारत में अलग अलग शहरों में होंगी। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार G20 में भारत की तरफ से शेरपा कौन है, मतलब भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं G20 में? तो इसको शेरपा बोला जाता है, इस पोस्ट को क्या बोलते हैं? शेरपा। तो ये है नीति आयोग के चेयरपर्सन रह चुके अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ये पहले नीति आयोग के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। और जो ये इसकी पहली मीटिंग थी एनवायरमेंट और क्लाइमेट की, ये कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो ये 9 से लेकर 11 फरवरी को अभी हाल ही में बेंगलोर में आयोजित करी गई थी। अब ये सारी चीजें आपको याद कैसे रहेंगी? अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो आपको ये सारी चीजें याद हो सकती हैं। जैसे कि टेलीग्राम पर मैं लगातार शेयर करता रहता हूँ ये सारी टेबल्स। आप टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं है तो एक्टिव हो जाइए। अभी मैंने हाल ही में G20 की मीटिंग्स कौन कौन से शहर में हुई हैं वो शेयर करी थी। 2023 के इंडेक्सेस शेयर किए हैं। अगर ये सब आप नहीं देख रहे हो तो ये आपकी गलती है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विभाग के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है AIS फॉर टैक्स पेयर? तो AIS फॉर टैक्स पेयर नाम का मोबाइल एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है।
आयकर विभाग ने ये एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च किया है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर आपको पूरे साल भर के कौन कौन से टैक्स आपको पे करने हैं वो सारी लिस्ट दिख जाएगी। इतना ही नहीं, आपका अगर टीडीएस कटता है तो टीडीएस की इंफॉर्मेशन, इसके अलावा टीडीएस आप कैसे अप्लाई करोगे, अगर लेट हो रहा है आपको टीडीएस रिटर्न मिलने में तो आपको कितना इंटरेस्ट देगी सरकार, ये सारी डिटेल। और इतना ही नहीं, जीएसटी की भी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो टैक्स पेयर एक तरीके से अपना सारा ब्यौरा इस एप्लीकेशन पर देख पाएंगे, जिसका नाम है एआईएस फॉर टैक्स पेयर। यहाँ पर एआईएस का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 1860 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इनकम टैक्स विभाग के चेयरपर्सन है इस टाइम पे मिस्टर नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी पेमेंट सर्विस है जिसने अभी हाल ही में भारत बिल पे के साथ एक पैक्ट साइन किया है। और इन्होंने भारत बिल पे की मदद इसलिए ली है कि ये लोन रीपेमेंट फैसिलिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये है अमेजॉन पे। अमेजॉन पे अपने कस्टमर्स को भारत बिल पे के साथ कनेक्ट करेंगे। आप अगर अमेजॉन पे यूज करते हैं और अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी अब आपको भारत बिल पे की तरफ से प्रोवाइड होगी। और भारत बिल पे आपको मदद करेगा आपका किसी भी तरीके का बिल चुकाने में, जैसे कि आपको बिजली का बिल देना है, अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके की इसमें लाभ आपको मिलेंगे। इसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, स्टारबक्स कंपनी आप लोग जानते ही होंगे, ये अमेरिकी कंपनी है और कॉफी के लिए जानी जाती है। स्टारबक्स कंपनी के नए सीईओ के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए सीईओ बने हैं भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन। क्या नाम है? लक्ष्मण नरसिम्हन। स्टारबक्स काफी पुरानी कंपनी है। इसकी स्थापना 1971 में करी गई थी, 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। ये अमेरिकी कंपनी है और आज की डेट में पूरे दुनिया में 34,000 से ज्यादा स्टारबक्स के स्टोर्स चल रहे हैं। और इनके स्टोर्स आपको ड्यूटी फ्री एरियाज में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज तक स्टारबक्स के जो सीईओ थे वो इनके फाउंडर ही थे। और इनके फाउंडर का नाम क्या है? तो ये हैं जो इनके फाउंडर हैं अभी तक, इनका नाम है होवार्ड शुल्ट्ज। ऐसे लिखोगे, होवार्ड शुल्ट्ज। तो ये आज तक इसके सीईओ थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनके फाउंडर स्टेप डाउन हुए हैं और इन्होंने अपनी जगह पर किसी को सीईओ नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई भारतीय है जिनको सीईओ बनाया गया है, लक्ष्मण नरसिम्हन। कल परसों के करंट अफेयर में मैंने आपको कुछ और अपॉइंटमेंट बताए थे, उन पर भी नजर रखिएगा। जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जी कृष्ण कुमार अभी हाल ही में चेयरपर्सन बने हैं। कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि सीआई टायर के अभी चेयरपर्सन नए बने हैं, अर्नब बनर्जी। ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं, मनमीत नंदा। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 के आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल वर्ल्ड कप इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है भारतीय मूल के सरबजोत सिंह। इन्होंने इस बार गोल्ड जीता है आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल इवेंट में। 10 मीटर इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है भारत के लिए। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये भी भारतीय मूल के हैं। ये है वरुण तोमर। कौन है? वरुण तोमर। इन्होंने ब्रोंज जीता है। अब अगर विमेन्स कैटेगरी में आपसे पूछा जाए कि सेम इवेंट में विमेन्स कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता है, तो इनका नाम है ली शुई। ऐसे लिखोगे, LIXUE, ली शुई। ये चाइना की हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है विमेन्स कैटेगरी में। इस बार का आईएसएसएफ राइफल एंड पिस्टल वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस बार इसको मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है। कहां पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ टाइम पहले महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना शुरू करी थी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। क्या नाम है? लाडली लक्ष्मी योजना। और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी एक योजना लॉन्च करी थी इसी तरीके की, उसका नाम है लक्ष्मी भंडार योजना। लक्ष्मी भंडार योजना। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा बिंग इमेज क्रिएटर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? और ये बनाया है ओपन एआई के डेल ई नाम की कंपनी ने। तो इसको लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एक तरीके से आप ये समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इनको अपना इंटरफेस दिया है और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस पर एक बिंग इमेज क्रिएटर लॉन्च किया है।
मतलब आप इसमें इमेज क्रिएट कर सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज क्रिएटर है। मतलब आप बोलते जाइए और आप बोलोगे जैसा वो वैसे अपने आप पिक्चर क्रिएट करता चला जाएगा। अभी ये इनिशियल स्टेट में केवल इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, तो आप अंग्रेजी भाषा में उसको निर्देश देते जाइए, वो वैसी वैसी इमेज बनाता चला जाएगा किसी की भी। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी और इसके सीईओ इस टाइम पे हैं सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? मौसम विज्ञान दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। यह दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम रही द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में हम उत्कृष्ट कार्य करें, बेहतर कार्य करें, ताकि आने वाले डिजास्टर से हम बच सकें। हम जितना ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी वर्क मेट्रोलॉजिकल क्षेत्र में करेंगे, उतना ही आने वाली प्राकृतिक आपदा से हम पहले ही सचेत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीबी डे कौन से दिन अभी हाल ही में मनाया गया? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इसको ट्यूबरक्लोसिस डे भी बोला जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी, सवाल ये है। तो इस बार इसकी थीम काफी सिंपल सी है और ये बैंक के एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकती है। यस, वी कैन एंड टीबी। तो ये इस बार इसकी थीम थी। भारत सरकार टीबी को खत्म करना चाहती है 2025 तक और मोस्ट प्रोबेबली टीबी से छुटकारा भारत 2025 तक पा भी जाएगा। काफी तेजी से इस पर काम चल रहा है। इसके अलावा टीबी जिस बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने करी थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। तो उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को। और टीबी के सिम्टम्स काफी कॉमन होते हैं, जल्दी से लोग जान नहीं पाते हैं। कफिंग होती है, खांसी होती रहती है कफ वाली। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट में पेन भी हो सकता है, वेट लॉस अचानक से होने लगता है, फीवर होता है और रात में पसीना वगैरह आने लगता है सोते सोते। ये सारे सिम्टम्स हैं टीबी के। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे स्टैटिक जीके का ही है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं नायडू ट्रॉफी इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी केवल एक क्लास हुई है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बाईलिंगुअल मैं आपको हिंदी और इंग्लिश की पूरी स्टैटिक जीके की बुकलेट भी दे रहा हूँ। 40 से ज्यादा मैं टॉपिक इसमें कवर कर रहा हूँ। 1000 से ज्यादा मेरे द्वारा डिजाइन किए हुए नए स्टैटिक जीके के एमसीक्यू का मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है। डिस्काउंट कोड वरुण ट्रिपल सेवन आप लगाते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट इसमें मिल ही जाएगा। वो कोई कहने वाली बात है नहीं। सुबह 9 बजे डेली यहाँ पर क्लास हो रही है। एग्जाम इंजन पर भी आप एमटीएस का फुल बैच ले सकते हैं। एमटीएस का सिर्फ जीएस जीके का भी बैच ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए मेरा हिस्ट्री का बैच परचेज करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ हिस्ट्री के लिए भी ऑप्शन है। आप रिकॉर्डेड बैच मेरा हिस्ट्री का ले सकते हो, जिसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल है। एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न पूरी मैंने वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कवर करी हुई है। आप इसे भी ले सकते हैं। जो स्टूडेंट लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हिस्ट्री पॉलिटी का, तो ये भी अभी बिल्कुल फ्रेश बैच है जो स्टार्ट हुआ है 16 मार्च से। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लिंक वहां पर नहीं मिलते हैं तो एग्जाम इंजन में डायरेक्ट जाके भी आप एनरोल कर सकते हैं इन सब के लिए। और हाँ, इस बार सीआरपीएफ जीडी में 9212 वैकेंसी है, कम नहीं है। जिनका भी सिलेक्शन रुकेगा, हिंदी की वजह से रुकेगा, क्योंकि बाकी सारे एसएससी वाले स्टूडेंट मैथ, रीजनिंग और जीएस तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका मेन सिलेक्शन यहाँ पर रुकेगा वो हिंदी की वजह से रुकेगा। तो शशांक सर आपका कवर कर रहे हैं पूरे हिंदी के 38 के 38 टॉपिक। ये बैच 27 मार्च से शुरू हो रहा है एग्जाम इंजन पर। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फी मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी है कि हर एक बच्चा इसका फायदा उठा सके। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।